तो आज हम लोग हेलो एल्केन की सीरीज़ का पार्ट 13 देखेंगे और जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपाउंड है और वो है डाईक्लोरोमेथेन। डाईक्लोरोमेथेन दैट इज़ CH2Cl2। इसका कॉमन नेम मेथिलीन डाइक्लोराइड। इसके बारे में आज डिटेल में इसकी पूरी चर्चा करेंगे। ठीक है, देखते क्या होता है। अणुसूत्र इसका है CH2Cl2। CH2Cl2 डाइक्लोरोमेथेन है तो एक कार्बन होगा, 2 बार क्लोरीन, तो मेथेन मतलब CH4, 2 हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट कर दो 2 क्लोरीन के साथ, तो CH2Cl2 अणुभार हो जाता है 85। ठीक है, अगर ये CH2Cl2 कॉमन नेम मेथिलीन डाइक्लोराइड हो गया। इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखें यहाँ पर तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन अगर है तो टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय संरचना होगी इसकी। ऐसे देखो ये, तो यहाँ अगर Cl लगा दो, यहाँ Cl लगा दो, यहाँ H, यहाँ H, तो इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्ड पोलरिटी होगी, मतलब ये इधर की तरफ और ये इधर की तरफ, हाइड्रोजन कार्बन में इधर की तरफ और ये इधर की तरफ, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो जो इसका डाइपोल मूवमेंट आता है द्विध्रुव आघूर्ण वो शून्य होगा। मतलब ये एक प्रकार का आध्रुवीय अणु है, आध्रुवीय है। डाइपोल मूवमेंट इसका द्विध्रुव आघूर्ण होगा, वो क्या होगा बेटा, 0 होगा। अब CH2Cl2 के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं कि जो इसकी खोज की थी वो हेनरी विक्टर रेनो इन्होंने की थी। और रिएक्शन इनका था, जिस रिएक्शन से इन्होंने इसको सिंथेसाइज किया था वो था क्लोरोमेथेन की क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराई सनलाइट के प्रेजेंस में, तो वहाँ से डाईक्लोरोमेथेन मतलब क्लोरोमेथेन CH3Cl और क्लोरीन के साथ सनलाइट की उपस्थिति में रिएक्शन हुई तो बन गया CH2Cl2। क्लियर। तो हेनरी विक्टर रेनो ने इसकी खोज की थी। तो सबसे पहले आज हम इसकी चर्चा करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशंस और कुछ प्रॉपर्टीज़, और इसके अलावा डाइक्लोरोमेथेन प्रॉपर्टीज़ के अलावा यूजेस बहुत महत्वपूर्ण है इसके, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होता है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो देखो ज़रा बनाने की विधियों में अगर देखें हम, या निर्माण करने की जो विधियाँ हैं उसमें पहला हिस्सा है ये। पहले भी आप जानते हैं कि मेथेन को अगर हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन गैस के साथ अपक्रिया कराएं तो मेथेन के चारों हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन क्लोरीन परमाणु के द्वारा एक एक करके हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों एनालॉगस होते हैं, मतलब समजात होते हैं। तो जो हाइड्रोजन हटेगा तो उसके स्थान पर क्लोरीन आता जाएगा। क्लियर। तो मतलब मेथेन तथा Cl2 की क्रिया, क्लोरीन गैस की क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में है बेटा। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अगर हम कराएं, उपस्थिति में कराने पर तो मुख्यतः 4 उत्पादों का मिश्रण प्राप्त होता है। 4 उत्पादों का मिश्रण प्राप्त होता है, मतलब 4 टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे आपको। जैसे ये CH4 क्लोरीन के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, बनेगा CH3Cl, तो एक कॉमन प्रोडक्ट हो गया हमारा क्लोरोमेथेन। अब CH3Cl फिर से सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा, बनाएगा CH2Cl2। इस समय जो हमें चाहिए वो यही है, लेकिन मिलेगा नहीं एज सच। तो अब CH2Cl2 क्योंकि चेन रिएक्शन होती है और आपको ये भी पता है कि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड करता है, इसकी सारी डिटेलिंग दी जा चुकी है हाइड्रोकार्बन्स में। तो यहाँ देखें ये चौथा हाइड्रोजन भी क्लोरीन के द्वारा प्रतिस्थापित हो गया और बन गया CCl4। दिस इज़ टेट्राक्लोरोमेथेन। तो ये चारों के मिक्सचर्स मिलते हैं हमें, ये चारों मिक्सचर मिलते हैं। क्लोरोमेथेन, दिस इज डाईक्लोरोमेथेन, और ये ट्राइक्लोरोमेथेन, एंड दिस इज CCl4 टेट्राक्लोरोमेथेन। अब इनका अगर हमें अलग करना हो तो हम प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इनका शोधन बेटा प्रभाजी आसवन विधि द्वारा कर ले जाएगा। तो इनका शोधन आप प्रभाजी आसवन का मतलब होता है, आसवन दो घटनाओं का मिक्स फॉर्म है, मिक्स प्रोसेस है। क्या है इसमें कि जैसे द्रव को अगर हम उबालें, किसी मिश्र द्रव को अगर हम उबालें तो उबलने के बाद वो वाष्पित अवस्था में आएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस कहलाएगी क्वथन, यहाँ से यहाँ तक।
क्वथन, तो वाष्पित अवस्था में आएगा तो उस वाष्प को फिर से हम, अब जिसका क्वथनांक कम होगा उसके वाष्प पहले आएंगे, तो उस वाष्प को हम संघनित्र के द्वारा ठंडा कर लें, तो वाष्प को द्रव में बदलने की जो क्रिया होगी, वाष्प को द्रव में जो बदलने की क्रिया होगी वो कहलाएगा संघनन। तो द्रव से वाष्प बनना, द्रव से वाष्प का बनना, ये हो गया क्वथन, और वाष्प का फिर से द्रव में बदल जाना ये कहलाता है संघनन। तो जो आसवन है इन दोनों प्रोसेस का मिक्स फॉर्म है, मतलब आसवन में क्वथन भी होता है और संघनन भी होता है, क्वथन भी होता है और संघनन भी होता है, मतलब द्रव से वाष्प और वाष्प से द्रव, ये पूरी घटना शामिल होती है आसवन में। क्लियर। अब प्रभाजी आसवन का मतलब ये है कि जब दो द्रव ऐसे हों जिनके क्वथनांकों में अंतर बहुत कम हो, दो द्रव या जो हमारे पास मिक्स, जो हमारे पास लिक्विड है जो इम्प्योर फॉर्म में है, जिसमें से हम कंपोनेंट्स को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके क्वथनांकों में लगभग 5 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर अगर आता है तो हम प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जिसमें अलग अलग प्रकार के प्रभाजक स्तंभ प्रयोग करते हैं, और जिसका क्वथनांक सबसे कम होता है वो सबसे प्रथम प्रभाज के रूप में प्राप्त होता है, और जैसे जैसे क्वथनांक बढ़ता जाता है फिर द्वितीय प्रभाज, अंतिम प्रभाज, इस तरह से हमें अलग अलग प्रकार के प्रभाजिक द्रव शुद्ध अवस्था में प्राप्त होते रहते हैं। तो प्रभाजी आसवन का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब दो द्रवों के क्वथनांकों में 5 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर होता है। क्लियर। तो इन क्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन और टेट्राक्लोरोमेथेन, इनसे अगर आपको इनके घटकों को अलग करना हो तो हम कौन सी विधि अपनाएंगे बेटा? प्रभाजी आसवन विधि। क्लियर इतना। अब एक और मेथड देखो इसके बनाने का, एक और मेथड, और वो हम ले रहे हैं फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड की PCl5 से क्रिया करा दीजिए। फॉर्मेल्डिहाइड की PCl5, फॉर्मेल्डिहाइड मतलब HCHO, इसकी रिएक्शन करा दीजिए PCl5 के साथ। PCl5 के साथ रिएक्शन में हमने बताया है आपको कि जब भी ये रिएक्शन करेगा तो वहाँ POCl3 जरूर बनेगा। PCl5 के साथ जब भी रिएक्शन करेगी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ ही अपक्रिया होगी। ठीक, जहाँ ऑक्सीजन हो, डबल बॉन्ड O करके हो या OH करके हो, मतलब अल्कोहल के फॉर्म में या कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्म में हो, तो वहाँ PCl5 से जब रिएक्शन होगी तो POCl3 जरूर बनेगा, दैट इज़ फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, या इसका दूसरा टर्म है फॉस्फोरिल, फॉस्फोरिल क्लोराइड। ठीक है, तो PCl5 टूटेगा PCl3 और Cl2 में, दो क्लोरीन यहाँ इस कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे और ये ऑक्सीजन PCl3 के साथ मिलकर के बना देगा POCl3, एंड दैट इज H, ये हो गया बेटा क्लोरो। अब देखो जरा, ये CH2Cl2, दिस इज डाइक्लोरोमेथेन, DCM, डाइक्लोरोमेथेन। क्लियर। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ और कुछ यूजेस देखो। फिजिकल प्रॉपर्टी में ये एक रंगहीन, वाष्पशील और मीठी गंध का द्रव है, बहुत ही जल्दी से वाष्पित होने वाला द्रव है, लाइट वेटेड है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 39.6 होता है। ये CH2Cl2 का बॉइलिंग पॉइंट 39.6 होता है, जबकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा, इसका बॉइलिंग पॉइंट -24.2 डिग्री सेल्सियस होता है, -24.2 डिग्री सेल्सियस होता है क्लोरोमेथेन का। अगर आप देखें तो ये गैसीय अवस्था में होगा, -24.2 है ना, तो गैसीय अवस्था में होगा, और ये CH2Cl2 39.6 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप रूम टेम्परेचर की बात करें तो द्रव अवस्था में होगा, लेकिन अगर थोड़ा सा भी कहीं से एनर्जी मिल जाए तो ये बड़ी आसानी से वाष्पित हो जाएगा। ये CH2Cl2, यहीं पर जो क्लोरोफॉर्म होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 61.2 डिग्री सेल्सियस होता है, 61.2 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये जो टेट्राक्लोरोमेथेन है इसका बॉइलिंग पॉइंट, ये सबका बॉइलिंग पॉइंट हम लिख दे रहे हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर आप देखेंगे तो 67.72 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है CCl4 का। इसका बॉइलिंग पॉइंट बेटा 39.6 डिग्री सेल्सियस। ये देख रहे हैं आप, ये क्या दिखा रहा है? ये सीधे बता रहा है कि जैसे जैसे अणुभार बढ़ता जाएगा क्वथनांक भी बढ़ता जाएगा, अणुभार जैसे जैसे बढ़ता जाएगा क्वथनांक भी बढ़ता जाएगा। अणुभार यहाँ कम होगा, यहाँ 2 क्लोरीन, एक हाइड्रोजन की जगह पर 2 क्लोरीन आ रहा है ना, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है जबकि क्लोरीन का परमाणु भार 35.5 होता है, तो सीधे 34.5 का इंक्रीमेंट दे रहा है वो। हाइड्रोजन के एक हटने से एक कम हो रहा है, तो अगर आप उस तरह देखें तो 34.5 का इंक्रीमेंट दे रहा है।
समझ रहे हैं आप। तो आप देखिए तो यहाँ अणुभार कम -24.2 गैसीय अवस्था में, ये भी द्रव, ये भी द्रव, ये भी द्रव, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट 39.6 61.2 डिग्री सेल्सियस क्लोरोफॉर्म का होता है, और टेट्राक्लोरोमीथेन का होता है 76.72 डिग्री सेल्सियस। तो अणुभार जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, क्वथनांक भी क्या हो रहा है बेटा, बढ़ता जा रहा है। पानी में आविले, ये सब के सब पानी में नहीं घुलते, क्योंकि ये इनमें सब नॉन पोलरिटी तो है ही है, लेकिन साथ में आप कह सकते हैं कि जो क्लोरीन का या एल्किल का जो नेचर होता है वो आध्रुवीय ज़्यादा होता है, आध्रुवीय, और पानी जो है वो ध्रुवीय विलायक माना जाता है, उसमें आध्रुवीय विलय भी घुल जाते हैं। लेकिन अगर हम अबंडेंट की बात करें, ज़्यादा मात्रा की बात करें, तो पानी जो है वो ध्रुवीय प्रॉपर्टी अर्थात पोलर प्रॉपर्टी शो करता है। तो एलडीएल लाइट डिजॉल्व्स लाइक की बात हम कर दें तो जल में अविलय होगा, लेकिन कार्बनिक विलायकों में ये पूर्ण विलय होता है। क्लियर। अब इसके यूजेस और इसके साइड इफेक्ट देखो क्या होता है। उपयोग देखो इसका, यूजेस क्या है डाइक्लोरोमीथेन का, इसको शॉर्ट में हम बोल रहे हैं डीसीएम, डाइक्लोरोमीथेन, डीसीएम, ठीक है। तो कार्बनिक विलायक के रूप में कई अपक्रियाओं में प्रयोग किया जाता है। वसा और ग्रीस के लिए ये सॉल्वेंट है, वसा और ग्रीस के लिए सॉल्वेंट है। तो अगर कहीं वसा की सरफेस पे लगी कोई ग्रीस लगाए तो वहाँ पर उस सरफेस को अगर वाइप आउट करना है तो उसके लिए भी हम डीसीएम का इस्तेमाल कर सकते हैं। चाय और कॉफ़ी उद्योग में जो चाय बनाई जाती है या जो कॉफ़ी बनाई जाती है, तो अगर उसमें से हम कैफ़ीन की मात्रा को कम करना चाहें, या जो खाद्य प्रसंस्करण विभाग है उसके अनुसार जितनी कैफ़ीन होनी चाहिए, अगर उतना ही कैफ़ीन हमें रखना हो तो हमें कैफ़ीन एक्सेस निकालना पड़ेगा। तो उस एक्सेस कैफ़ीन को निकालने के लिए भी हम डीसीएम का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है वो कहलाती है विकैफीनीकरण या डीकैफिनेशन कहलाता है। तो विकैफीनीकरण कहलाता है, तो उसके लिए भी हम डीसीएम का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि चाय या कॉफ़ी से अगर हमें कैफ़ीन को बाहर निकालना हो तो किस लिक्विड का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम डीसीएम का इस्तेमाल करते हैं, मतलब डाइक्लोरोमीथेन का इस्तेमाल करते हैं। जो प्लास्टिक को जोड़ने वाले लिक्विड्स आते हैं उसमें डीसीएम एक सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है। जैसे वो एपॉक्सी ग्लू भी आता है, कई टाइप के ग्लू आते हैं ना, लेकिन जो उन एपॉक्सी तो है ही है, जैसे आप फिक्स बॉन्ड या फेविक्विक ये सब जो आते हैं उसमें एपॉक्सी ग्लू ही होता है, लेकिन उसके साथ साथ डाइक्लोरोमीथेन या डीसीएम का भी एक मुख्य घटक या डीसीएम भी एक मुख्य घटक के रूप में उसमें होता है। और व्यापारिक तौर पे इसे हम डाइक्लो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइक्लो भी कहते हैं। ये एज अ एडेसिव एजेंट फॉर प्लास्टिक्स कहलाता है। ठीक, कम ताप पर उस वाष्पशील हो जाता है और इसीलिए इसका इस्तेमाल हम हीट इंजन में करते हैं। हीट इंजन, इसका एक बेहतरीन एग्जांपल है ड्रिंकिंग बर्ड। तो ड्रिंकिंग बर्ड जो है वो भी एक हीट इंजन का ही उदाहरण है, जिसमें हम हीट का एक नेचुरल फंक्शन है ना कि वो उच्च ताप से कम ताप की ओर प्रवाहित होता है, तो उसी का इस्तेमाल हीट इंजन में होता है। उष्मा इंजन, इसको कार्नो चक्र भी कहते हैं, कार्नो साइकिल, उसी सिद्धांत पर ये बेस्ड है। ठीक है, फिलहाल उष्मा इंजन में होता है और डीसीएम हीट इंजन जिसका नाम रखा गया है ड्रिंकिंग बर्ड। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, हीट इंजन का एग्जाम्पल है एक। अब वाष्पशीलता के कारण इसका इस्तेमाल हम परफ्यूम्स में एज अ प्रोपेलेंट है ना, और जो प्रणोदक होता है वहाँ पर भी, या जो आपके एरोसॉल्स होते हैं उसमें भी इस्तेमाल होता है, जैसे स्प्रे करने पर, क्योंकि बहुत तेज़ी से लिक्विड को ठंडा भी रखता है जिस मटेरियल के साथ मिक्सअप है, और वाष्पशीलता बहुत ज़्यादा होती है, तो स्प्रे में जो प्रेशर बना होता है वो भी ज़्यादा होता है, जिससे आप स्प्रे करेंगे तो वो तेज़ी से बाहर निकलेगा। ठीक है, ये द्रव की वाष्पशीलता के कारण, क्योंकि वो कैन के अंदर भी वाष्पित अवस्था में रहेगा। सिविल इंजीनियरिंग जो आपका सिविल अभियंत्रण होता है उसमें जो पदार्थों की एनालिसिस हम करते हैं, उस पदार्थों की एनालिसिस करने में भी डीसीएम एक प्रमुख सॉल्वेंट के रूप में इस्तेमाल होता है। ठीक है, और उसका मेन कारण वही है कि ये बड़ी आसानी से वाष्पित हो जाता है और नॉन पोलर नेचर, अर्थात ये अध्रुवीय प्रकृति का है और बड़ी आसानी से वाष्पित हो जाता है, इसलिए कई जगहों पर इसका इस्तेमाल करते हैं। अब इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट देखो, इन्वायरमेंटल इफेक्ट कौन कौन से हैं, जीवों के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है और वातावरण पे क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो वाष्पशील है, तो ये तो मान के चलिए कि क्लोरीनेटेड कंपाउंड जो होते हैं वो ह्यूमन बॉडी के लिए, एनिमल बॉडी के लिए हमेशा हैजर्डस होते हैं, वो नुकसानदेह होंगे ही होंगे। तो यहाँ पर भी 2 क्लोरीन CH2Cl2, तो क्लोरीनेटेड कंपाउंड होने के कारण ये भी नुकसान करता है। ठीक है, फेफड़ों, तंत्रिका तंत्र, क्योंकि श्वसन क्रिया के द्वारा अंदर जाएगा, तो जो श्वसन तंत्र है पूरा का पूरा, उस सभी को ये प्रभावित करने की क्षमता रखता है।
शरीर में जाने पर ये कार्बन मोनोऑक्साइड में उपापचयित हो जाएगा। मतलब जो CH2Cl2 है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो गया। अब आप समझिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड के साथ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है जो कि बहुत विषैला होता है, ठीक है, और कि जो हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन इनटेक कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन अगर बन रहा है या जिस पदार्थ के कारण कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है वो पदार्थ हानिकारक होगा, शरीर के लिए बहुत हानिकारक होगा। तो डाइक्लोरोमेथेन के उपापचयन से भी, मतलब रेडॉक्स से भी हमें कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है जो कि अल्टीमेटली शरीर के लिए नुकसानदेह होता है। त्वचा के अभी हमने कहा था ये वसा और ग्रीस के लिए एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल होता है। तो अगर मान लीजिए त्वचा के संपर्क में बहुत देर तक रहे तो जो एपिथेलियम टिश्यूज़ होते हैं उसके नीचे जो एडिपोज टिश्यूज़ हैं जिसे हम कहते हैं वसा ऊतक, तो वसा ऊतकों में जो वसा है उसको ये गलाने भी लगता है। जब वसा ऊतकों में जब गला देगा या वसा को विलय कर देगा तो त्वचा में जलन पैदा होती है। तो अगर हाथ के संपर्क में DCM बहुत देर तक है तो वहाँ जलन पैदा होती है। उसके पीछे का कारण होता है कि DCM जो है वो फैट को डिज़ोल्व करने लगता है या एडिपोज टिश्यूज़ को गलाने लगता है। कुछ बीमारियाँ ये पैदा कर सकता है, हेपेटाइटिस क्रिएट कर सकता है, कार्सिनोजेनिक भी होता है, मतलब कैंसर उत्पन्न कर सकता है शरीर के अन्य हिस्सों में या अन्य अंगों में। क्लियर? तो दिस इज डिटेल्ड अबाउट टू डाइक्लोरोमेथेन या DCM। तो इस वीडियो में बस DCM के लिए इतना ही। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।